नमस्कार दोस्तों। तो आज के सेशन में हम यहाँ पे जो हिंदी साहित्य है दृष्टि आईएएस की क्लास नोट्स होती है, ठीक है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। और ये पूरी सीरीज हम चलाएंगे, ठीक है, हिंदी साहित्य की इतिहास, जो कि ऑप्शनल होता है। इसके नोट्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप उससे डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। और आई होप कि आपके पास जो है विकास देविकीर्ति सर का जो है वीडियोज भी पड़े होंगे, 157 वीडियोज हैं। 157 वीडियो देखने के बाद में अगर आप इस नोट्स को रिवीजन के तौर पर अगर एक तौर पर देख लेते हैं तो चीज़ें जो होती हैं आपकी 100% आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। मैंने भी इसको 2 से 3 बार रिवीजन किया है और ये चौथी बार होगा। तो चीज़ें मैंने समझ रखी है, ठीक है। पहले वीडियो की स्टार्टिंग जहाँ से होगी वहीं से हम स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन करते हुए देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो देखिए, इसके बाद किताब पढ़िए, और जब बोर हो जाते हैं तो ये वीडियो जो है, एक वीडियो को जो है कॉन्सेप्चुलाइज के वे में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसको हम आज यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। तो आज हिंदी साहित्य होगा, इसमें आइडिया वीडियो क्लास होगी, और इसका टॉपिक मैं देखने का, मैं बता दूं आपको टॉपिक क्या होगा हमारा। पहला होगा उपन्यास का इतिहास, महाभोज में हम इसके बाद पढ़ेंगे। फिर दिव्या, दिव्या से संबंधित प्रश्न, फिर गोदान, फिर मैलाचल, फिर नाटक और रंगमंच का इतिहास क्या था, भारत दुर्दशा, स्कंदगुप्त और आषाढ़ का एक दिन। इतने सारे टॉपिक हमारे जो है ये एक नोट्स के हैं, ठीक है। तो हम इनको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद वन बाय वन करते हुए जो भी आपके वीडियो में रिगार्डिंग उसके दिया गया है हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम उपन्यास का इतिहास देखेंगे, फिर महाभोज देखेंगे, फिर दिव्या देखेंगे, फिर गोदान देखेंगे, ठीक है। महाभोज, दिव्या, गोदान और मैलाचल, ये चार उपन्यास की बुक आप लेके रखिए, ठीक है। अगर आप रिकमेंड करेंगे तो मैं इन बुक की जो है एस पीडीएफ के तौर पर पूरी कहानी भी बता दूंगा, ठीक है। तो कहानी भी मैं पढ़ा दूंगा अगर आपकी रिकमेंडेशन आती है तो। इसके बाद नाटक में हम देखेंगे, आषाढ़ का एक दिन से स्टार्टिंग करेंगे, फिर भारत दुर्दशा, स्कंदगुप्त, आषाढ़ का एक दिन, ये तीनों जो है नाटक हम पढ़ेंगे। इसके बाद ये हमारा पहला पीडीएफ समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लास्ट तक लगे रहेंगे, और ये लास्ट तक मैं चाहे 2 वीडियो चाहे 4 व्यू आए, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि ये सारे जो है मैं इनसे रिलेटेड वीडियो जो है डेली आते रहेंगे, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। इस तरीके से जो है पीडीएफ आपको मिलता है, इसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। पहला हमारा है उपन्यास। तो उपन्यास का अर्थ समझते हुए हम यहाँ पे चलेंगे। पहला उपन्यास क्या है, अर्थ क्या है। उपन्यास आधुनिक गद्य की एक कथात्मक विधा है जिसका 18वीं शताब्दी में पश्चिम में हुआ था, जिसका जन्म कहाँ पर हुआ था, 18वीं शताब्दी में पश्चिम में हुआ था। यदि उपन्यास शब्द का विखंडन करें तो इसके दो हिस्से होते हैं। कौन कौन से। उप अर्थात निकट, तथा न्यास अर्थात थाती, निकट थाती। इस आधार पर उपन्यास का अर्थ वह रचना जो सामाजिक जीवन के अत्यंत निकट हो। सामाजिक जीवन के निकट होने के कारण ही उपन्यास को आधुनिक युग का महाकाव्य कहा जाता है, ठीक है। पहले हमने क्या देखा, इसका जन्म 18वीं शताब्दी में हुआ था, कहाँ पे, पश्चिम में हुआ था। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक उप है जिसका अर्थ होता है निकट, और न्यास जिसका अर्थ होता है थाती, ठीक है। उपन्यास का अर्थ वह रचना होती है जो सामाजिक जीवन के अत्यंत निकट हो। सामाजिक जीवन के निकट होने के कारण उपन्यास को आधुनिक युग का महाकाव्य भी कहते हैं, ठीक है। उपन्यास और आख्यायिका में क्या अंतर होता है, इस अंतर को भी हम यहाँ पे समझते हुए चलेंगे, ठीक है। कुछ लोग मानते हैं कि उपन्यास आधुनिक विधा नहीं है, बल्कि प्राचीन काल से ही चली आ रही है। अब उनका दावा है कि आज का जो उपन्यास है वो संस्कृत साहित्य में मिलने वाली आख्यायिकाओं का ही परिवर्तित रूप है। यानी जो संस्कृत साहित्य में आख्यायिकाएं थी, यही परिवर्तित रूप में आगे चलकर महाकाव्य बन गई, ठीक है, उपन्यास बन गई। तर्क यह है कि आख्यायिकाएं गद्यात्मक और कथात्मक होने के साथ साथ आकार की दृष्टि से भी उपन्यासों जैसी ही थी। यानी जो आख्यायिकाएं थी संस्कृत में, वो अगर देखा जाए आकार की दृष्टि से भी, और साथ ही साथ में ये गद्यात्मक भी होती थी, और कथात्मक होने के साथ साथ में इनकी आकार की दृष्टि से देखा जाए तो उपन्यास के जैसे ही होती थी। किंतु वर्तमान में यह मत माने नहीं है, यानी आख्यायिकाएं उपन्यास नहीं होती है, ठीक है। आजकल माना जाता है कि उपन्यास एक आधुनिक विधा है जिसका जन्म पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति की कोख से जन्मे मध्य वर्ग के उदय के कारण हुआ था। यानी जो मध्य वर्ग उभरा, तो मध्य वर्ग उभरने के साथ ही साथ में उपन्यास जो है वो लिखे जाने लगे, ठीक है। जैसे कि आप गोदान यहाँ पे देखेंगे, तो गोदान क्या था,
ये महान उपन्यास के अंतर्गत आता है। तो ये जब मध्यवर्ग उभरा और मध्यवर्ग उभरने के साथ साथ में उनसे संबंधित जितनी समस्याएं थी वो भी उभरी। तो क्या हुआ कि कई जो है लेखक जो है उपन्यास को लेकर आए। तो यह ध्यान रखना जरूरी है कि आख्यायिका बाहरी ढांचे में चाहे उपन्यास के नजदीक हो, रचना दृष्टि के स्तर पर भिन्न होती है। आख्यायिका आदर्शवादी रचना होती है जिसमें अलौकिक मान्यताओं, नैतिक उपदेशों तथा भावनापूर्ण कल्पनाओं की सघन उपस्थिति होती है। इसके विपरीत देखिए, ध्यान दीजिएगा, आख्याओं क्या होता है कि ये आदर्शवादी रचना होती है, ठीक है, जबकि उपन्यास आदर्शवादी, यथार्थवादी, मार्क्सवादी कुछ भी हो सकता है, जबकि आख्यायिका सिर्फ आदर्शवादी रचना होती है जिसमें अलौकिक मान्यताएं, ठीक है, नैतिक उपदेश और भावनापूर्ण कल्पनाओं का सघन उपस्थिति होती है। इसके विपरीत अगर हम बात करें उपन्यास की, उपन्यास की क्या विशेषता है? उपन्यास में मुख्यतः क्या होता है? तो उपन्यास अनिवार्यतः यथार्थवाद से संबंधित होता है, ठीक है, क्योंकि यह इहलौकिक, ठीक है, इहलौकिक मतलब पृथ्वी पर जीवन, इहलौकिक जीवन की यथार्थ घटनाओं का इतिहास के तथ्यों से प्रभावित होता है। बेसिकली यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो आख्यायिकाएं होती है वो आदर्शवादी रचना होती है जिसमें अलौकिक मान्यताएं होती हैं, नैतिक उपदेश दिए जाते हैं, भावनापूर्ण कल्पनाएं की जाती हैं। लेकिन जो उपन्यास होता है वो अनिवार्यता इसमें क्या बताया गया है, यथार्थवाद से संबंधित होता है। तो इस तरीके से आख्यायिकाएं जो है, हम उनको जो है उपन्यास के तौर पर नहीं मान सकते। वही बात करते हैं उपन्यास के तत्वों की। उपन्यास के तत्व क्या है? देखिए, उपन्यास के तत्वों की अगर हम बात करें तो पाश्चात्य साहित्य विवेचन में उपन्यास के 6 तत्व माने गए। ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला है कथानक और कथा वस्तु, दूसरा है उद्देश्य, तीसरा है चरित्र योजना, चौथा है भाषा शैली, और पांचवा है संवाद योजना, और छठवां है देश काल और वातावरण। फिर से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। कथानक और कथा वस्तु, उद्देश्य, चरित्र योजना, भाषा शैली, संवाद योजना और देश काल वातावरण। कहानी के भी यही 6 तत्व माने जाते हैं। हालांकि उनमें देश काल का विशेष महत्व नहीं होता है। नाटक में 6 तत्वों के साथ अभिनयता या रंग संकेत का 7वां तत्व भी जुड़ जाता है। हमने क्या देखा कि उपन्यास के कितने तत्व होते हैं? 6 तत्व माने गए हैं। कौन कौन से? कथानक और कथा वस्तु, उद्देश्य, चरित्र योजना, भाषा शैली, संवाद योजना, देश काल, वातावरण। ये 6 तत्व किसके हैं? उपन्यास के हैं। कहानी के भी 6 तत्व माने गए हैं, लेकिन उनमें देश काल का विशेष महत्व नहीं होता है। जबकि बात किया जाए कि नाटक में, तो नाटक में ये 6 तत्व तो होते ही हैं। कौन कौन से? कथानक, कथा वस्तु, उद्देश्य, चरित्र योजना, भाषा शैली, संवाद योजना, देश काल, वातावरण। इनके साथ साथ में अभिनेता या फिर रंग संकेत का 7वां तत्व भी जुड़ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं एक एक चीज करके यहाँ पे कि कथानक और कथा वस्तु क्या होती है। देखिए, कथानक का अर्थ है वह ढांचा जो घटनाओं, चरित्रों तथा वर्णनों को आपस में बांधता है। यह अंग्रेजी शब्द प्लॉट के हिंदी अनुवाद है, ठीक है। यानी आपस में जो है घटनाओं को, चरित्रों को और वर्णनों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। एक कहते हैं प्लॉटिंग करने का काम करता है। तो ये क्या कहलाता है? कथानक या कथा वस्तु। एक अच्छे कथानक की पहचान यह है कि उसमें अनुपात और गति जो है वो उचित हो, ठीक है। एक अच्छे कथानक की अगर पहचान हमको बतानी हो तो उसमें क्या होना चाहिए? उनमें जो है अनुपात और गति क्या हो? उचित मात्रा में हो। उचित अनुपात का अर्थ है कि न तो घटनाओं या फिर वर्णनों का भरमार हो और न ही चरित्र इतने ज्यादा हो कि पाठक उनके साथ संगति न बैठा पाए। यानी एक सीमित अनुपात में होना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार अगर बात किया जाए तो इसी प्रकार यदि घटनाएं, चरित्र या वर्णन बहुत कम हो और इस वजह से पाठक को उपन्यास के आस्वादन में समस्या होने लगे, यानी आनंद न उठा पाए पाठक, तो भी यही माना जाएगा कि कथानक क्या है? कमजोर है, ठीक है। तो एक अनुपात में होना चाहिए। गति का अर्थ है कि उपन्यास पढ़ते समय न तो अनावश्यक विराम बीच में आते हो, न जिनसे पाठक को बोरियत महसूस हो, न ही घटनाओं के घटने की गति इतनी तीव्र हो कि पाठक कथानक के साथ तादाद में ना बैठा सके, ठीक है। यानी न बहुत ज्यादा तेज होनी चाहिए पढ़ते समय गति, और न ही बहुत ज्यादा धीमी होनी चाहिए।
ताकि जो पाठक है वो उपन्यास का रसास्वादन कर सके और तादाद में बन सके, ठीक है, उसमें घुल मिल सके। तो अगला है, अच्छे कथानक का एक विशेष गुण होता है। कौन सा गुण होता है? संबंध निर्वाह। यदि लेखक विभिन्न चरित्रों और घटनाओं को ठीक तरीके से आपस में जोड़ देता है तो यह कुशल संबंध निर्वाह का उदाहरण होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कथानक के कुछ तत्व आपस में असंबद्ध दिखाई पड़ते हैं। उदाहरण के लिए अगर बात किया जाए तो प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त में यह समस्या दिखाई पड़ती है। कुछ समीक्षकों ने गोदान उपन्यास की शहरी और ग्रामीण कथा को भी असंबद्ध बताया है। इसमें क्या है? संबंध निर्वाह। संबंध निर्वाह मतलब कि जो गांव की जिंदगी है और जो शहर की जिंदगी है उनको आपस में जोड़ने पर ये असफल रहे हैं, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक कमी के तौर पर देखी जा सकती है, ठीक है। ये देख लेते हैं अगला पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या है हमारा कि यदि किसी उपन्यास या नाटक में एक से अधिक कथाएं हों तो प्रमुख कथा को आधिकारिक कथा कहते हैं, जबकि शेष कथाओं को प्रासंगिक या अवान्तर कथाएं कहते हैं। क्या बताया गया है कि किसी उपन्यास या फिर नाटक में यदि एक से अधिक घटनाएं चल रही हैं, ठीक है, तो प्रमुख कथा को हम आधिकारिक कथा कहते हैं और शेष सभी जितने भी प्रासंगिक हैं या फिर जो उसके पैरेलल में चल रही हैं जितनी कथाएं उसे हम प्रासंगिक या फिर अवान्तर कथाएं कहते हैं। ऐसे कथानक में यह गुण होना चाहिए कि सभी प्रासंगिक कथाएं आधिकारिक कथा को आगे बढ़ाने में सहायक हो, यानी जो उसके पैरेलल कहानियां चल रही हैं वो मेन कहानी को जो है आगे बढ़ाने में सहायक हो। यदि कोई प्रासंगिक कथा अनावश्यक महत्व पाकर स्वायत्त हो जाती है तो यह कथानक का बहुत बड़ा दोष माना जाता है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों में कहीं कहीं यह समस्या नजर आती है। कुछ समीक्षकों के अनुसार गोदान में ग्रामीण तथा आधिकारिक है, ग्रामीण कथा आधिकारिक है जबकि शहरी कथा प्रासंगिक है, ठीक है। यानी ग्रामीण कथा को गोदान में मेन कैरेक्टर में माना गया है, ठीक है, ये प्रमुख कथा है, जबकि शहरी कथा को क्योंकि इसका उल्लेख बहुत कम मात्रा में किया गया है तो इसलिए इसे प्रासंगिक कथा या फिर अवान्तर कथा भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये छठा पॉइंट देख लेते हैं। छठा पॉइंट हमारा है कि कथा वस्तु का अर्थ है कि कहानी की विषय वस्तु या सामग्री कहाँ से ली गई है, ठीक है। कथा वस्तु का स्रोत इतिहास से भी हो सकता है और वर्तमान भी और कल्पना भी। इस आधार पर कथा वस्तु को प्रख्यात, उत्पाद्य तथा मिश्र में विभाजित किया जाता है। प्रख्यात का अर्थ अगर बात किया जाए तो प्रख्यात का अर्थ है किसी प्रसिद्ध कथा को आधार बना लेना। यही उत्पाद्य का अर्थ है कि कल्पना से नई कथा वस्तु बनाना, तथा मिश्र का अर्थ होता है कि प्रसिद्ध तथा काल्पनिक तत्वों को मिलाकर कथा का निर्माण करना। तो हमने क्या देखा कि प्रख्यात का क्या अर्थ होता है? किसी प्रसिद्ध घटना, मान लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी हम बता रहे हैं, ठीक है, इसको आधार बना लेना, उसी के बेसिस पे हम अपनी कहानी लिखे। जबकि उत्पाद्य क्या है? उत्पाद्य का अर्थ होता है कल्पना, कल्पना से नई कथा वस्तु बनाना। मान लीजिए कि राम की कहानी हमने ली लेकिन राम की नई शक्ति पूजा, ठीक है, राम की शक्ति पूजा करके हमने उसे उसमें अपनी कल्पना जो है स्थापित कर लिया, ठीक है। मिश्र क्या होता है कि प्रसिद्ध तथा काल्पनिक तत्वों को मिलाकर कथा का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो तीसरे वाले में जो मैंने भी एग्जाम्पल दिया, मिश्र कथा में क्या होता है? कल्पना और प्रसिद्ध घटनाओं को आपस में मिलाकर जब हम घटना कोई उपन्यास लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मिश्र कथानक, ठीक है। और जब वही कथा वस्तु और कल्पना से मिलकर जो कहानियां फिर नाटक या फिर उपन्यास लिखे जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं उत्पाद्य, ठीक है। अच्छी कथा वस्तु वह होती है जो विश्वसनीय और प्रामाणिक हो। इसलिए यदि घटनाएं और चरित्र काल्पनिक है और कहानी में आकस्मिकता और संयोग तत्व का महत्व ज्यादा है तो कथा वस्तु अविश्वसनीय और कमजोर हो जाती है, ठीक है। यानी घटनाएं चरित्र काल्पनिक और कहानी में आकस्मिकता अगर ज्यादा है और संयोग तत्व का महत्व ज्यादा हो तो कथा वस्तु अविश्वसनीय हो जाती है। उदाहरण के लिए गोदान की कथा वस्तु अत्यंत प्रामाणिक और विश्वसनीय है, ठीक है, क्योंकि यह जीवन के यथार्थ पर आधारित है। इसके विपरीत देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों की कथा वस्तु अविश्वसनीय है क्योंकि वह अतिशयोक्तिपूर्ण कल्पनाओं पर भरी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर भी इसको याद कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं हमारा सेकंड जो हमने देखा था कि उद्देश्य क्या होता है।
तो उद्देश्य हम समझ लेते हैं। देखिए, उद्देश्य का अर्थ है कि रचनाकार ने किस प्रयोजन से उपन्यास या नाटक की रचना की है, अर्थात वह रचना के माध्यम से किस प्रयोजन की उपलब्धि करना चाहता है। हल्के किस्म के रचनाकार प्रायः धन या प्रतिष्ठा जैसे उद्देश्यों के लिए रचना करते हैं, किंतु जो रचनाकार साहित्य की सामाजिकता का सम्मान करते हैं, उनका उद्देश्य व्यापक होता है। यह उद्देश्य सामान्यतः किसी विचारधारा या आदर्श या नैतिक मूल्य की स्थापना करना होता है। जैसे गोदान में क्या किया गया, जब गोदान को लिखा गया तो उन्होंने ग्रामीण जीवन को अंकन किया, यथार्थवाद को सामने दिखाया। ठीक है। वहीं बात किया गया है कि अच्छा रचनाकार, क्या बताया गया है यहाँ पे कि एक अच्छा रचनाकार उद्देश्य को उपदेश की तरह थोपता नहीं, वह उसे रचना के भीतर की तरह घुला मिला देता है। ठीक है, थोपता नहीं है कि वह पाठक के हृदय को प्रभावित तो करे, किंतु अलग से चिपका हुआ नजर न आए। यशपाल के कुछ उपन्यास इसीलिए कमजोर हैं, क्योंकि उनमें विचारधारा चिपकी हुई नजर आती है। इसके विपरीत अगर बात की जाए कि प्रेमचंद्र का गोदान, रेणु और मैला आंचल और मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन इसीलिए श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें जो है अलग से उद्देश्य नजर नहीं आते हैं। ठीक है, थोपा हुआ नहीं हो लगता है, उसमें मिले रहते हैं उद्देश्य। वहीं तीसरा पॉइंट है, हम यहाँ पे देखने का प्रयास करें। तीसरा पॉइंट है कि 1950 ईस्वी के दशक के बाद साहित्य में उद्देश्य का महत्व कम हुआ है। अब यथार्थवाद इतना सघन हो गया है कि अधिकांश लेखक सिर्फ यथार्थ का वर्णन करना चाहते हैं, अलग से कोई उद्देश्य लेकर नहीं चलते। इस स्थिति को कुछ लोगों की भाषा में उद्देश्य का टूटना कहते हैं, जबकि कुछ अन्य के अनुसार परिवर्तन सिर्फ इतना हुआ है कि आज के लेखक उद्देश्य के तौर पर यथार्थ के भीतर छिपी विद्रूपताओं को उभार कर पाठक को उनसे लड़ने के लिए तैयार करना चाहते हैं। ठीक है, अब ये बात कर लेते हैं चरित्र योजना की। तीसरा हमारा था उपन्यास के तत्व के अंतर्गत, तो कोई भी रचनाकार यदि कथा के माध्यम से अपनी बात कहना चाहता है तो उसे कुछ पात्र या चरित्र गढ़ने पड़ते हैं, ताकि उनकी क्रियाओं प्रतिक्रियाओं के माध्यम से अपने भाव का संप्रेषण कर सके। ठीक है, स्वभाव सी बात है। जैसे अगर प्रेमचंद जी कुछ कहना चाहते हैं तो वो होरी के माध्यम से कहेंगे, तो ये चरित्र या कुछ पात्र यहाँ पे गढ़ने पड़ते हैं। वही बात करें तो एक अच्छे लेखक की पहचान है कि वह खुद को किसी एक चरित्र में प्रक्षेपित नहीं करता। यानी अगर आप प्रेमचंद को देखेंगे तो ऐसा नहीं लगता कि प्रेमचंद ने सिर्फ होरी के माध्यम से या फिर धनिया के माध्यम से फिर गोबर के माध्यम से अपने आप को प्रक्षेपित किया है। ठीक है, उन्होंने सभी कैरेक्टर को समान महत्व दिया है। तो वह विभिन्न चरित्रों में आंशिक रूप से स्वयं को इस प्रकार प्रक्षेपित करता है कि पाठक उसे पहचान न सके। उदाहरण के तौर पर गोदान में प्रेमचंद ने किसी एक चरित्र में स्वयं को प्रस्तुत नहीं किया, जबकि दिव्या को पढ़ें तो मारिस को देखते हुए कई बार लगने लगता है कि यशपाल ही चेहरा बदलकर आ खड़े हुए हैं। तो इसको एग्जाम्पल के तौर पर आप याद रख सकते हैं। हालांकि उन्होंने सीमित रूप से पृथुसेन में भी स्वयं को प्रक्षेपित किया है। ठीक है, अच्छी चरित्र योजना का लक्षण है कि रचना में चरित्रों की भीड़ न हो, न ही चरित्रों की संख्या इतनी कम हो कि कहीं कहीं की रचनाकार की मूल भाव संप्रेषित न हो सके। प्रसाद ने कहीं कहीं नाटकों में चरित्रों की भीड़ इकट्ठी कर दी है। प्रेमचंद्र ऐसा करने से लगातार बचे हैं। यशपाल और मन्नू भंडारी के यहाँ भी चरित्र जो है वो उचित संख्या में है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। चौथा पॉइंट हमारा है कि अच्छी चरित्र योजना का लक्षण है कि उसमें चरित्र सहज और स्वाभाविक नजर आते हैं। ठीक है, अच्छी चरित्र योजना की अगर बात किया जाए तो उसमें क्या होता है, उसमें चरित्र सहज होते हैं और स्वाभाविक नजर आते हैं। ठीक है, काल्पनिक नहीं होते हैं। पारंपरिक रचनाओं में नायक केवल अच्छा होता है तो खलनायक केवल बुरा। दोनों में ही अपनी अच्छाई या बुराई को लेकर आंतरिक द्वंद्व नहीं होता। बस कभी कभी खलनायक में पश्चाताप दिखाकर उसके हृदय परिवर्तन करा दिया जाता है। और वर्तमान समय में अगर बात किया जाए तो वर्तमान समय में अच्छे चरित्र वे माने जाते हैं जो सहज हो, लेखक के हाथ की कठपुतली न हो और अच्छाई और बुराई दोनों को धारण करते हो, जिनमें आंतरिक द्वंद्व
आंतरिक द्वंद्व होता है और जिन्हें पढ़कर आदर्श नहीं बल्कि यथार्थ महसूस होता हो। चरित्रों में यह परिवर्तन प्रेमचंद और प्रसाद ने शुरू किया, जो आजादी के बाद के साहित्य और प्रखर हो उभरा है। इन्होंने क्या बताने के प्रयास किया है कि जो चरित्र होते हैं वो थोपे हुए नहीं होने चाहिए, वो आदर्श इतने नहीं होने चाहिए कि उनको देख करके लगे कि ये या फिर उनमें सिर्फ अच्छाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उनमें अच्छाई और बुराई का मिला जुला रूप होना चाहिए। एक अच्छा कैरेक्टर यही माना जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला हमारा पांचवा पॉइंट हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। पांचवा पॉइंट हमारा क्या है कि अच्छी चरित्र योजना में सभी चरित्रों का महत्व बराबर नहीं होता। कथानक में उनके महत्व के अनुसार ही उन्हें स्थान दिया जाता है। इस दृष्टि से चरित्रों को दो प्रकार माना जाता है। एक होते हैं सहभागी चरित्र अर्थात पार्टिसिपेंट कैरेक्टर, और दूसरे होते हैं प्रेक्षक चरित्र अर्थात ऑब्जर्वेंट कैरेक्टर। यदि इन दोनों को सही अनुपात में महत्व दिया जाए तो कथानक में बिखराव पैदा नहीं होता। उदाहरण के लिए अगर बात किया जाए तो मैला आंचल उपन्यास में लगभग 256 चरित्र हैं, किंतु इसके बावजूद इसमें बिखराव नहीं है क्योंकि चरित्रों का अनुपातिक महत्व ठीक है। दूसरी ओर प्रसाद के स्कंदगुप्त में नाटक में सिर्फ 25 चरित्र हैं, तब भी बिखराव दिखता है क्योंकि कई गौड़ चरित्रों को ज्यादा महत्व दे दिया गया है, ठीक है। अब आइए अगला पॉइंट देख लेते हैं। छठवां पॉइंट हमारा क्या है कि अच्छी चरित्र योजना में चरित्र में सिर्फ बाहरी पक्षों का वर्णन नहीं होता, बल्कि लेखक उनके मन के भीतर प्रविष्ट होकर मनोवैज्ञानिक स्थितियों का भी सूक्ष्म अंकन करता है। उदाहरण के तौर पर प्रेमचंद ने क्या किया था कि प्रेमचंद ने अपने चरित्रों के मनोवैज्ञानिक पक्षों के विश्लेषण पर अत्यधिक बल दिया, जिसके कारण उनके चरित्र अत्यंत सजीव बन पड़े। वहीं मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन में तो यह विशेषता चरम स्तर पर दिखाई देती है। अब ये बात करते हैं सातवां पॉइंट हमारा कि चरित्र योजना के मूल्यांकन में यह भी देखा जाता है कि लेखक ने चरित्रों के वर्णन के लिए कौन सी शैलियों का प्रयोग किया है, ठीक है। सामान्यतः चरित्रों के वर्णन के लिए चार प्रकार की शैलियां मानी जाती है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पहला, जिसमें चरित्र स्वयं अपनी विशेषताएं बताता है। दूसरा, जिसमें चरित्र एक दूसरे की विशेषताएं बताते हैं। तीसरा, जिसमें खुद लेखक चरित्र की विशेषताओं का वर्णन करता है। चौथा, जिसमें विभिन्न स्थितियों तथा घटनाओं में चरित्र को रखकर उसकी प्रतिक्रिया तथा व्यवहार के माध्यम से चरित्र का वर्णन किया जाता है, ठीक है। वही बात करें तो कि एक अच्छे उपन्यास में नाटकों में ये चारों शैलियां विद्यमान रहती हैं, यानी चरित्र स्वयं अपनी विशेषता भी बताता है और एक दूसरे की विशेषता भी बताते हैं, और जिसमें खुद लेखक चरित्र की विशेषताओं का वर्णन भी करता है और विभिन्न स्थितियों तथा घटनाओं में चरित्र को रखकर भी उसकी प्रतिक्रियाओं को व्यवहारों के माध्यम से चरित्र का वर्णन किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे वहीं अगर बात करें कि अच्छे उपन्यास व नाटकों में ये चारों शैलियाँ विद्यमान रहती हैं, ठीक है। किंतु अनुपातिक दृष्टि से अंतिम शैली का महत्व तो सबसे अधिक होता है। अंतिम शैली क्या है? जिसमें विभिन्न स्थितियों तथा घटनाओं में चरित्रों को रखकर उसकी प्रतिक्रिया तथा व्यवहारों के माध्यम से चरित्र का वर्णन किया जाता है। यानी विभिन्न स्थितियों में रहेंगे, ठीक है, जिस तरीके से वो कार्य करेंगे या फिर जिस तरीके से उनकी क्रियाएं होंगी उसी के हिसाब से उनका चरित्र का जो है गठन होगा। ये सबसे अच्छी मानी गई है शैली, तथा बाकी शैलियाँ सिर्फ आवश्यकता के अनुसार प्रयुक्त होती, ठीक है। भैया बात करते हैं भाषा शैली की। भाषा शैली क्या हमारी? भाषा शैली के विश्लेषण में निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाता है। पहला, रचनाकार ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया है तथा उसमें विभिन्न शब्दावलियों का अनुपात कैसा है। उदाहरण के लिए अगर बात किया जाए कि दिव्या, स्कंदगुप्त और आषाढ़ का एक दिन जैसी रचनाओं में तत्सम शब्दावली की प्रधानता है, जो रचना के ऐतिहासिक वातावरण के कारण उचित भी है। दिव्या, स्कंदगुप्त और आषाढ़ का एक दिन, ठीक है। इसमें किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है, ध्यान रखिएगा। ये एग्जाम में जो है जब आप रखेंगे लिखेंगे आंसर शीट, ठीक है, तो उसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। अब जैसी रचनाओं के तत्समी शब्दावली का प्रयोग किया गया है प्रधानता है, जो रचना के ऐतिहासिक वातावरण के कारण उचित भी है। इसके विपरीत गोदान, महाभोज की भाषा में
आम हिंदुस्तानियों की भाषा का उपयोग किया गया है। वहीं मैला आंचल की भाषा कुछ अलग है, क्योंकि इसमें ग्रामीण क्षेत्र के केंद्र में होने के कारण देशज शब्दावली का प्रयोग अनुपातिक रूप में अत्यधिक रूप में किया गया है। अब क्या रचनाकार ने मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग किया है, इनके प्रयोग से प्रभाव बढ़ता है। हालांकि एक सीमा से अधिक होने पर इनके कारण नए भाषिक प्रयोगों की संभावना कमजोर हो जाती है। क्या लेखक ने प्रतीकों, बिंबों तथा उपमानों की भाषा का प्रयोग किया है? इन तत्वों के प्रयोग से भाषा की प्रभाव क्षमता काफी बढ़ जाती है। प्रतीक, बिंब और उपमान। यही साथ ही साथ में क्या लेखक ने व्यंग का प्रयोग किया है? इसके प्रयोग से समाज के विकृतियों पर जोरदार तरीके से चोट करना संभव होता है। वहीं अगला पॉइंट है कि क्या लेखक ने मौन की भाषा, ठीक है, कई जगह लेखक जो है मौन की भाषा का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग किया है। समर्थ लेखक कभी कभी मौन के माध्यम से वह कहलवा देते हैं जो हजारों शब्दों के प्रयोग से भी नहीं कहा जा सकता। यह विशेषता अगर देखा जाए कि मुख्यतः नाटक में मिलती है, किंतु सीमित मात्रा में उपन्यासों, कहानियों में भी मिल जाती है। ठीक है, छठा पॉइंट क्या हमारा कि क्या लेखक ने ध्वनि योजना या फिर ध्वन्यात्मक नाद योजना, नादात्मकता का प्रयोग किया है? इसका अर्थ है कि ध्वनियों की झंकार के माध्यम से, ठीक है, जैसे आप मैला आंचल में देखेंगे, ठीक है, तो उसमें कई प्रकार की ध्वनियों का प्रयोग किया गया है। धिनता, धिनिन, इस तरीके से जो है माध्यम से अर्थ के संप्रेषित करना है। इसका प्रयोग होने की रचना की उम्र बढ़ती है और प्रभाव क्षमता में वृद्धि होती है। सातवां पॉइंट हमारा है कि सूत्र वाक्यों का प्रयोग की भाषा शैली की गहराई में एक लक्षण है। सूत्रवाक वे हैं जिनमें बहुत कम शब्द में किसी गहरे सत्य को प्रस्तुत किया कर दिया जाता है। इन्हें पढ़ने से पाठक को चमत्कार की अनुभूति होती है। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, अर्थात शुक्ल बूढ़ों के लिए अतीत, शुक्ल ने लिखा था, आचार्य शुक्ल ने कहा था कि बूढ़ों के लिए अतीत, बूढ़ों के लिए अतीत के सुखों और वर्तमान के दुखों और भविष्य के सत्यानाश के रोचक प्रसंग कुछ नहीं हो सकता। ये काफी अच्छी पंक्ति है, इसको आप भी कर सकते हैं कि बूढ़ों के लिए अतीत के सुखों और वर्तमान के दुखों और भविष्य के सत्यानाश से रोचक प्रसंग कोई नहीं हो सकता। ठीक है, ये आचार्य शुक्ल ने कहा था, बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। प्रेमचंद ने आदि प्रभावशाली सूत्र प्रयोग किए हैं। ठीक है, प्रेमचंद में कहा गया है। आइए देख लेते हैं अगला पॉइंट, संवाद योजना। देखिए, किसी भी उपन्यास, नाटक या कहानी में यदि चरित्रों के मध्य सीधी बातचीत कराई जाए तो प्रभाव क्षमता क्या होती है, वो प्रभाव क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि पाठक सीधे चरित्रों से रूबरू होता है। लेखक के माध्यम से परोक्ष रूप में चरित्रों को नहीं जानता है। यदि लेखक खुद बीच में आ खड़ा हो तो वह पाठक को बताता है कि दोनों चरित्रों ने एक दूसरे से क्या कहा। यह शैली प्रभाव की दृष्टि से कमजोर हो जाती है। ठीक है, एक अच्छी संवाद की अगर देखा जाए तो एक अच्छी संवाद योजना वहां होती है जहां संवाद छोटे छोटे, छोटे चुस्त, ठीक है, छोटे कसे हुए और चुस्त व गतिशील हो। छोटे चुस्त और गतिशील, उनका गतिशील होना जरूरी है ताकि एक बात से दूसरी बात निकलती जाए। और यदि संवाद लंबे हो तो पाठक ऊबने लगता है, इसलिए छोटे और चुस्त संवाद बेहतर माने जाते हैं। यदि किसी चरित्र के संवाद बोलते समय दूसरा चरित्र उसे बीच में ही काटकर अपनी बात कहे तो सामान्यतः शैली और बेहतर हो जाती है, क्योंकि इसमें गति और कसाव में वृद्धि होती है। हालांकि इसके लिए लेखक का समर्थ होना भी जरूरी होता है। ठीक है, लेखक को काफ़ी ज्ञानी होना, जैसे कि आप देखेंगे कि होरी ने दो वाक्य बोला कि धनिया क्यों ना हम यहाँ पे चुप रहो। ठीक है, धनिया ने कहा, तो ये क्या हुआ कि बीच में ही वाक्य को काटकर दूसरे ने वाक्य को ग्रहण कर लिया। तो ये एक अच्छी संवाद शैली होती है। अच्छी संवाद योजना का एक लक्षण यह भी है कि वह कथा को आगे बढ़ाने में, अर्थात कथानक को गति देने में सक्षम होता है। संवादों के बीच में ही कोई ऐसा प्रसंग छेड़ दिया जाता है जिससे कहानी के अगले मोड़ की ओर बढ़ती है। ठीक है, अब देश काल वातावरण की बात करते हैं। ठीक है, देखिए,
अच्छे उपन्यासों और नाटकों में देश व काल संबंधी सूचनाएं पर्याप्त रूप में दी जाती हैं, किंतु यदि वे सूचनाएं प्रत्यक्ष रूप में दी जाएं तो रचना कमजोर हो जाती है, देश काल से संबद्ध देश काल से बंध जाती है। इसलिए समर्थ लेखक देश और काल की निश्चित सूचनाएं न देकर तात्कालीन परिस्थितियां दिखाते, ताकि रचना उस काल के साथ साथ वर्तमान काल में भी प्रासंगिक बनी रहे। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो प्रेमचंद ने गोदान में एक भी काल संबंधी सूचना या तिथि या वर्ष जो है उसका उल्लेख नहीं किया है, और देश संबंधी सूचनाओं में लखनऊ शहर के अतिरिक्त किसी भी शहर या गांव का नाम देने से बचे हैं। इसलिए गोदान अपने देश काल का अतिक्रमण कर पाता है और महाकाव्यात्मक उपन्यास कहलाता है। वहीं गौरतलब है कि निश्चित सूचनाओं के न होने पर भी प्रेमचंद ने तात्कालीन परिस्थितियों का इतना सघन चित्रण किया है कि 1936 ईस्वी का अवध आंखों के सामने तैरने लगता है। दूसरा पॉइंट हमारा है कि वातावरण का अर्थ है सिर्फ प्राकृतिक वातावरण से नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक वातावरण से भी होता है। समर्थ रचनाकार रचना में सूचित समय के परिवेश को इतना जीवंत बना देता है कि पाठक स्वयं को उसी वातावरण के भीतर महसूस करने लगता है। मैलाचल जैसे उपन्यास इसी दृष्टि से वातावरण प्रधान उपन्यास कहे जाते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से देख सकते हैं। अब अगला हमारा पॉइंट हम यहाँ पे देखने का या समझने का प्रयास करेंगे। अगला पॉइंट हमारा क्या है कि पूंजीवाद, मध्यवर्ग तथा उपन्यास का जन्म। ठीक है, पूंजीवाद, मध्यवर्ग तथा उपन्यास का जन्म। मध्यकाल का समाज अपनी प्रकृति में सरल था, जिसमें सभी लोग ग्रामीण व छोटे समुदाय में रहते थे। उनकी जीवनचर्या, नैतिक मूल्यों तथा दृष्टिकोण में गहरी समरूपता होती थी। ऐसे समाज में लोकगीत, कहानियों और लोक नाट्य जैसी विधाएं प्रचलित थी। महाकाव्य इस दौर की सर्वोच्च विधा मानी जाती है, जो न सिर्फ सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का समग्र चित्रण करती है बल्कि जो समाज को नैतिक सहमति व नैतिक उत्कर्ष से भी जोड़ती थी। वहीं बात करें कि आधुनिक काल के आते ही स्थितियों में आमूलचूल जो है परिवर्तन हुआ। ठीक है, आमूलचूल परिवर्तन हुआ और विज्ञान और तथा वैज्ञानिक क्रांति ने मनुष्यों की अलौकिक आस्थाओं को कमजोर बना दिया। औद्योगिकीकरण तथा पूंजीवाद की वजह से ही तेजी से नगरों का विकास हुआ और साथ ही साथ में गांवों के असंख्य लोग रोजगार की तलाश में शहर पहुंचे। ठीक है, अब यहीं से मध्य वर्ग का विकास हुआ और यह वर्ग ना तो मालिक की तरह अमीर था और ना ही मजदूरों की तरह गरीब या फिर दुर्दशाग्रस्त था। इनका काम मालिक की ओर से कारखाने की व्यवस्था का संचालन करना था और यह वर्ग अपनी ग्रामीण जड़ों से कट चुका था और शहर में भावनात्मक अकेलेपन और मनोरंजन के अभाव में पीड़ित था। इस वर्ग के अकेलेपन को दूर करने के लिए किसी नई विधा की जरूरत थी, जिसमें कल्पनाएं नहीं यथार्थ हो, जिसका आस्वादन अकेले किया जा सके। क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो चुका था और यह वर्ग शिक्षित होने के कारण पाठ्य विद्या का आस्वादन कर सकता था, तो इसलिए इसके खालीपन को भरने के लिए उपन्यास का जन्म। ठीक है, ये कहानी थी जिसको कि पहले बताया गया, फिर उपन्यास को जो है रिलेट कर दिया गया इससे। अब भारत के इतिहास में भी उपन्यास का जन्म प्रायः इसी प्रकार हुआ। भारत में अंग्रेजों ने जो नई प्रशासनिक व्यवस्था का स्थापित किया था, वो नए ढंग की शिक्षा का प्रसार किया, नई तरह की अर्थव्यवस्था शुरू की, उन सब से मध्य वर्ग का विस्तार हुआ। इसी का परिणाम है कि हिंदी की शुरुआती उपन्यासों जैसे देवरानी जेठानी की कहानी, भाग्यवती, परीक्षा गुरु आदि कथा वस्तु जो है वो मध्य वर्गीय जीवन पर ही आधारित है। आगे चलकर उच्च तथा निम्न वर्ग भी उपन्यासों की विषय वस्तु बने, किंतु मध्य वर्ग की प्रमुखता हर युग में देखी जा सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं उपन्यास आधुनिक युग का महाकाव्य है। ठीक है, उपन्यास यहाँ पे आधुनिक युग का महाकाव्य है या नहीं है, तो इससे संबंधित यहाँ पे हम तथ्य यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, उपन्यास अगर बात किया जाए कि
उपन्यास आधुनिक युग का महाकाव्य है। उपन्यास और जटिल समाज में गहरा संबंध है। नगरीकरण के साथ ही समाज की संरचना जटिल हो गई, क्योंकि नगर भिन्न भिन्न परिवेशों तथा भिन्न मूल्यों से संबंधित लोग साथ साथ रहते हैं। जाति, धर्म जैसी संरचनाएं यहाँ टूटने लगी और संयुक्त परिवार बिखर कर एकाकी परिवार में तब्दील हो गया। इन सभी कारणों ने इन सभी कारणों से एक ऐसा समाज पैदा हुआ जिसमें समरूपता नहीं, विषम रूपता थी। ऐसे बिखरे हुए समाज को कविता में नहीं, गद्य में ही समेटा जा सकता था। इसी बिंदु पर उपन्यास महाकाव्य का अस्थानापन्न बन गया। इन दोनों विधाओं में समानता यह है कि दोनों अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का समग्र चित्रण करते। अंतर सिर्फ अंतर यह है कि महाकाव्य मध्यकालीन आदर्शवादी तथा काव्यात्मक विधा है, जबकि उपन्यास आधुनिक गद्यात्मक तथा यथार्थवादी विधा है। इसलिए रॉल्फ फॉक्स ने अपनी प्रसिद्ध लेख द नोवेल एज एन इपिक, कौन लेखक थे? रॉल्फ फॉक्स, उपन्यास महाकाव्य के रूप में द नोवेल्स एज एन इपिक में उपन्यास को महाकाव्य के समकक्ष बताया है। और प्रसिद्ध लेखक फील्डिंग ने भी अपनी प्रसिद्ध उपन्यास टॉम जोन्स में भूमिका में उपन्यास को आधुनिक युग का महाकाव्य बताया है। इस तरीके से इन दोनों का नाम अब यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। पहला है रॉल्फ फॉक्स, इनकी पुस्तक कौन सी है? लेख द नॉवेल एज एन इपिक। और दूसरे हैं फील्डिंग, टॉम जोन्स में उपन्यास को महाकाव्य के तौर पर स्थापित किया। ठीक है, आइए देख लेते हैं अगला हमारा उपन्यास और यथार्थवाद में संबंध क्या होता है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला है कि उपन्यास का मूल संबंध यथार्थवाद से माना गया है, और इसी अर्थ में यह पारंपरिक आख्यायिकाओं से अलग है। यूरोप में 14वीं शताब्दी के आसपास साहित्यिक रचनाओं के दो प्रसिद्ध वर्ग थे। ठीक है, रोमांस तथा नोवास। रोमांस का संबंध उन रचनाओं से था जिसमें भावुकता, काल्पनिकता और रोमानियत भरी होती थी, और इसका विषय सामान्यतः प्रेम या कोई रोमांचकारी घटना होती। जबकि वहीं नोवास उन रचनाओं को कहा जाता है जो अपने समय की वास्तविकताओं का यथार्थपरक वर्णन करती थी। साहित्य का यही वर्गीकरण आधुनिक काल तक आगे बढ़ा, और यही नोवास आगे चलकर नॉवेल बन गया। ठीक है भाई, छठवां नंबर हम देख लेते हैं कि ऐसा नहीं है कि उपन्यास अपने जन्म के समय से ही शुद्धतः यथार्थवादी रहा है। कोई भी विधा जब जन्म लेती है तो उसे संक्रमण काल से गुजरना पड़ता है, और उस काल में पिछली अवस्था के लक्षण बचे रहते हैं। यही स्थिति उपन्यास के साथ भी रही है। शुरुआती उपन्यास पश्चिम में भी और भारत में भी जासूसी और काल्पनिक किस्म के थे, जिनमें रोमांस का तत्व केंद्र में था। सातवां पॉइंट कि 1739 ईस्वी में विश्व का पहला उपन्यास पामेला, काफी इंपॉर्टेंट है, विश्व का पहला उपन्यास पामेला छपा, जिसके लेखक सैमुअल रिचर्डसन थे। रोमांच के चरम स्तर को छूने के कारण यह इतना अधिक बिका कि आज तक कम ही पुस्तकें इसके कीर्तिमान को छू सकती। जन्म के कुछ ही समय बाद उपन्यास यथार्थवाद से संबद्ध हो गया। 1850 के आसपास अंग्रेजी तथा रूसी साहित्य में ऐसे उपन्यास दिखाई देने लगे जो पूरी तरह यथार्थ को समेटते थे। इसका एक कारण मध्य वर्ग के विकास से संबंधित था। बात करें तो मध्य वर्ग के शिक्षित समाज को सिर्फ कल्पनाओं और रोमानियत से संतुष्ट करना संभव नहीं था। वे पहली बार अपने मूल समाज से विच्छिन्न होकर नगरीय जीवन में अकेलेपन व कई ऐसी समस्याओं को झेल रहे थे कि वे साहित्य में भी उसी जीवन के चित्र को खोजना चाहते। अब इन सब दबावों ने उपन्यास को यथार्थवाद से जोड़ा, और देखते ही देखते वह जटिल समाज के संपूर्ण चित्र को पेश करने वाला गद्य महाकाव्य बन गया। ठीक है, ये कहानी बनी। वही बात करते हैं हिंदी उपन्यास और यथार्थवाद का संबंध। देखिए,
1882 में हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु प्रकाशित हुआ। अब यहाँ से प्रेमचंद्र के आगमन तक हिंदी उपन्यास रोमांच, काल्पनिकता तथा नैतिक उपदेशों से भरा रहा। प्रेमचंद ने पहली बार उपन्यास परंपरा को सामाजिक यथार्थ से जोड़ा। यही कारण है कि कुछ आलोचक तो हिंदी उपन्यास को शुरुआती प्रेमचंद भी मानते कुछ आलोचक तो हिंदी उपन्यास की शुरुआत जो है वो प्रेमचंद से ही मानते। ठीक है, अब थोड़ा विस्तार में देखें तो हम पाते हैं कि आरंभिक हिंदी जो है उपन्यासों में रोमांच एवं उपदेश का तत्व प्रधान था। इसमें यथार्थवादी शैली के स्थान पर आख्यान परक शैली का उपयोग किया गया था। इसके लेखक उपन्यास के माध्यम से कोई शिक्षा या उपदेश देना चाहते। देवरानी जेठानी की कहानी 1870, वामा शिक्षक 1872, भाग्यवती 1877, परीक्षा गुरु 1882 आदि ऐसे ही उपन्यास हैं। 1891 ईस्वी से लेकर 1915 तक हिंदी में अय्यारी तिलस्मी प्रधान जासूसी रोमांस प्रधान उपन्यासों का बोलबाला रहा। किंतु इन सबके बीच ही हिंदी उपन्यास यथार्थवाद की ओर अग्रसर होने लगा। प्रेमचंद्र पूर्व युग के उपन्यासकार भुवनेश्वर मिश्र, ब्रजनंदन सहाय, मेहता, लज्जाराम शर्मा आदि हिंदी उपन्यास को यथार्थवाद की ओर ले जाने का प्रयत्न शुरू कर चुके थे। अब आइए बात करते हैं पांचवा पॉइंट कि भुवनेश्वर मिश्र और प्रेमचंद्र पूर्व युग के सर्वश्रेष्ठ यथार्थवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। इनके उपन्यास घराऊ घटना 1893, बलवंत भूमिहार 1896, घराऊ घटना हिंदी का प्रथम यथार्थवादी उपन्यास माना जाता है, जिसमें मध्यवर्ग के एक साधारण पारिवारिक व्यक्ति के दैनिक जीवन का उसके सूक्ष्म व्यवहारों के साथ यथार्थ और प्रमाणिक चित्र उपस्थित किया गया। अब ब्रजनंदन सहाय का सौंदर्योपासक और मेहता लज्जाराम शर्मा का धूर्त रसिक लाल भी इसी दृष्टि से उल्लेखनीय उपन्यास। बात करें कि इस उपन्यास में प्रेमचंद्र पूर्व युग में ही हिंदी उपन्यास यथार्थवाद से जुड़ने का प्रयत्न करने लगा था, किंतु समग्र रूप में इन लेखकों का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक यथार्थ का सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन, विश्लेषण और चित्रण नहीं था। हिंदी उपन्यास को ठोस स्तर पर यथार्थवाद से जोड़ने का काम प्रेमचंद ने किया। उन्होंने अपनी युग की सामाजिक समस्याओं को कथानक के रूप में अपनाते हुए यथार्थवादी शैली में ही उनकी अभिव्यक्ति की। सेवा सदन में जो है बात करें तो सेवा सदन से आरंभ हुआ उनका आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद गोदान तक पहुंचकर पूर्णतया यथार्थवाद में परिणत हो गया। ठीक है, तो ये कोटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है कि प्रेमचंद के बाद यथार्थवाद और हिंदी उपन्यास का रिश्ता अनवरत जारी रहा। प्रत्येक उपन्यासकार ने यथार्थ को अपने उपन्यास में प्रश्रय दिया, भले ही उसका स्वरूप साम्यवादी, मनोविश्लेषणवादी, अस्तित्ववादी आदि अलग अलग ढंग क्यों न रहा हो। यही कारण है कि प्रेमचंद के बाद हिंदी उपन्यास का इतिहास वस्तुतः यथार्थवाद के विभिन्न प्रारूपों का ही इतिहास है, जिसे सामाजिक यथार्थ, समाजवादी यथार्थवाद, मनोविश्लेषणवादी यथार्थवाद, स्त्री विमर्श तथा दलित विमर्श जैसी धाराओं के रूप में समझा जा सकता है। अब ये बात करते हैं हिंदी का पहला उपन्यास से लेकर संबंधित प्रश्नों की और हिंदी से पहला उपन्यास इससे संबंधित जो है कुछ कथनों की। ठीक है, देखिए हिंदी उपन्यास की शुरुआत जो है उसी युग में हुई जिसे गद्य के विस्फोट का आरंभिक युग या भारतेंदु युग माना जाता है। आरंभिक युग या भारतेंदु युग कहते हैं। इस युग के रचनाकारों ने कई विधाओं का प्रवर्तन किया, जिसमें उपन्यास भी एक है। हिंदी के पहले उपन्यास के संबंध में विवाद है। यह विवाद पंडित गौरी दत्त के देवरानी जेठानी की कहानी 1870 और मुंशी ईश्वरी प्रसाद और मुंशी कल्याणी राय के वामा शिक्षक 1872 और श्रद्धाराम फुल्लौरी के भाग्यवती 1877, लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु 1882 आदि उपन्यासों को लेकर यहाँ पे
माना जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अधिकांश उप विद्वानों के बीच मतभेद मतभेद भाग्यवती और परीक्षा गुरु को लेकर है। एक मत के अनुसार 1882 ईस्वी में लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास है। इस उपन्यास में दिल्ली के एक सेठ मदन मोहन की कहानी बताई गई, जो कुसंगति के कारण अपना बहुत सा धन बर्बाद कर देता है और फिर एक मित्र के प्रयास से इस स्थिति से बाहर निकलता है। अब इस रचना की बात की जाए तो इस रचना का मूल भाव लेखकानुसार यह है कि व्यक्ति को जितनी चादर हो उतना ही खर्च करना चाहिए। कहीं कहीं इसमें नई शिक्षा, आधुनिक कृषि, औद्योगिकीकरण तथा निज भाषा के उन्नत जैसे विचार भी दिखते हैं। वहीं बात करें दूसरे मतानुसार हिंदी का पहला उपन्यास श्रद्धाराम फुल्लौरी द्वारा रचित भाग्यवती को माना जाता है, या फिर माना जाना चाहिए, क्योंकि यह उपन्यास 1887 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हालांकि इसका लेखन संभवतः 1877 ईस्वी में ही हो चुका था। इसमें भारतीय स्त्रियों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा दी गई है। लेखक ने स्वयं इसके संबंध में लिखा है कि ऐसी पोथी जिसमें पढ़ने से भारत खंड की स्त्रियों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा प्राप्त होती। अब यह माना जाता है कि परीक्षा गुरु ही हिंदी का पहला उपन्यास है। इस निर्णय के पक्ष में दो तर्क दिए जाते हैं। पहले तर्कानुसार किसी रचना का काल निर्धारण उसके प्रकाशन वर्ष से ही हो सकता है, न कि लेखन वर्ष, क्योंकि साहित्य वस्तुतः तभी साहित्य बनता है जब वह पाठक तक पहुंचता है। ये परीक्षा गुरु का काल की दृष्टि से भाग्यवती से पहले है। ठीक है, यानी लिखी तो गई थी पहले, लेकिन प्रकाशित हुई 1887 ईस्वी में। ठीक है, इस वजह से जो है जो पहले जो प्रकाशित होगा उसी को हम यहाँ पे मानेंगे। लिखी कही गई ये मायने नहीं रखती, प्रकाशित कब हुआ ये मायने रखता है। ठीक है, ये बाद में प्रकाशित हुई, इस वजह से परीक्षा गुरु को ही माना जाएगा। काल की दृष्टि से भाग्यवती से पहले है। जो परीक्षा गुरु है वो काल की दृष्टि से देखा जाए तो भाग्यवती से पहले है। दूसरा तर्क है कि भाग्यवती में आदर्शात्मक और उपदेशात्मक मानसिकता का आधिक्य है। ठीक है, यानी आदर्शात्मक और उपदेशात्मक मानसिकता इसमें अधिक मात्रा में खुली हुई है, जबकि बात की जाए कि यथार्थवादी मानसिकता नहीं के बराबर नजर आती है। दूसरी ओर परीक्षा गुरु में भी सुधारवादी मानसिकता मिलती है, और इसके बावजूद उसमें आधुनिक मानसिकता के तत्व भी दिखाई पड़ते हैं। अतः परीक्षा गुरु आधुनिक मानसिकता के तत्व भी दिखाई पड़ते हैं, इसलिए परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास माना जा सकता है। ठीक है, माना जा सकता है, इस तरीके का जो है वर्डों का इस्तेमाल भी आप अपनी परीक्षा पुस्तिका में करेंगे। ठीक है, बात करते हैं हिंदी उपन्यास का विकास से संबंधित प्रश्न। हिंदी उपन्यास के इतिहास का सामान्यतः 3 चरणों में हम बांट कर देख सकते हैं। पहला है प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, दूसरा है प्रेमचंद युगीन उपन्यास, और तीसरा है प्रेमचंदोत्तर उपन्यास। ठीक है, अब एक एक करके हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास की अगर बात किया जाए तो 1882 से 1916 तक युग को हिंदी उपन्यास के प्रेमचंद्र पूर्व के युग के नाम से जाना जाता है। यह हिंदी उपन्यास के विकास का आरंभिक काल है, जहां मध्यकाल के आदर्शवाद तथा रोमानियत के तत्व धीरे धीरे खत्म हो रहे थे और यथार्थवाद के तत्व बढ़ रहे थे। इस युग की वास्तविक भूमिका एक पृष्ठभूमि के रूप में है, जिसमें परिपक्व उपन्यास लेखन को आधार प्रदान किया। इस समय 3 प्रकार के उपन्यास लिखे जा रहे थे। पहला सुधारवादी उपन्यास, दूसरा मनोरंजन परक उपन्यास, और तीसरा ऐतिहासिक उपन्यास। तीन तरीके से जो है उपन्यास लिखे जा रहे थे। ये बात करते हैं एक एक करके यहाँ पे हम। पहला है सुधारवादी या नैतिक उपदेशात्मक उपन्यास। ये उपन्यास मूलतः धर्म सुधार तथा नव जागरण आंदोलन की प्रेरणा से लिखे गए हैं। इन्हें लिखने वालों ने मुख्यतः भारतेंदु मंडल के कुछ लेखक श्रद्धाराम फुल्लौरी जैसे तात्कालीन लेखक शामिल हैं। इन्होंने सांस्कृतिक सामाजिक पतन व उसके बचाव के उपायों पर काफ़ी लिखा है। इसके अतिरिक्त भारतीय नारी व हिंदू जीवन शैली जैसी विषय इस उपन्यास के प्रमुख हैं। इस रचनाओं में यथार्थवाद का तत्व कम है और आदर्श व उपदेशों के तत्व हावी हैं। वही बात करें तो औपन्यासिक संरचना की दृष्टि से इनका महत्व बहुत ही अधिक नहीं।
इसके कुछ उदाहरण हैं। बात करते हैं कौन कौन से। बहुत अधिक नहीं है, जैसे कि लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, सद्धर्म फुल्लौरी का भाग्यवती, राधा कृष्ण दास का निसहाय हिंदू, और इसके साथ ही साथ में बालकृष्ण भट्ट का 100 जान एक सुजान। अब मनोरंजन परक उपन्यास की बात कर लेते हैं। देखिए, इस काल में दूसरे प्रकार के उपन्यास मनोरंजन परक उपन्यास हैं, जिसमें दो प्रवृत्तियां दिखाई पड़ती हैं। पहला तिलस्मी अय्यारी उपन्यास, दूसरा जासूसी उपन्यास। देखिए, तिलस्म शब्द जो है यूनानी शब्द टिलेस्मा से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, जादू या इंद्रजाल। वहीं अय्यारी शब्द जो है अरबी भाषा से बना है, जिसका अर्थ होता है हरफन मौला या जादुई किस्म की व्यक्तित्व। तिलस्मी अय्यारी उपन्यास जादुई किस्म के कथानक पर आधारित होते हैं, जिनमें घटनाओं के कारण कार्य की संगति नहीं दिखती। वहीं नायक मनुष्य होकर भी अति प्राकृतिक शक्तियों से युक्त हो, और जैसे हाथी, ठीक है, लका बूम बूम, वह अलौकिक या अति प्राकृतिक शत्रुओं से टकराता था, और ये उपन्यास बेहद रोमांचकारी व कल्पना प्रधान होते थे। ठीक है, वहीं बात करें, किंतु इनमें यथार्थ की छाया नजर नहीं आती थी। जासूसी उपन्यास का कथानक जादुई तो नहीं था। बताया गया है कि जासूसी उपन्यास का कथानक जादुई तो नहीं होता था, किंतु बेहद रहस्यपूर्ण व रोमांच से भरा होता था। टाइम प्रेक्टोर, ठीक है, किसी हत्या या अपराध की तहकीकात करते हुए जासूस नायक बहुत से खतरों से खेलकर सच को ढूंढ निकालता था। इस प्रकार के कुछ उपन्यास इस प्रकार है, जैसे देवकी नंदन खत्री का चंद्रकांता चंद्रकांता, किशोरीलाल गोस्वामी का तिलस्मी महल, और गोपाल राम गमहरी का इलास जासूस पर जासूसी। ठीक है, तो ये बात करते हैं ऐतिहासिक उपन्यास की। इस युग में तीसरे प्रकार के उपन्यास की अगर बात किया जाए तो ऐतिहासिक विषय वस्तु पर केंद्रित थे। यहाँ इतिहास का प्रयोग मुख्यतः दो कारणों से होता है। कुछ लेखकों ने नवजागरण की चेतना से युक्त होकर इतिहास के गौरवशाली प्रसंगों का प्रस्तुतिकरण किया। कुछ अन्य लेखकों ने इतिहास का प्रयोग सिर्फ नारी व पुरुष के रोमांस को दिखाने के लिए आवरण की तरह किया। इन उपन्यासों का इतिहास बोध काफी अपरिपक्व है। इनमें ऐतिहासिक तथ्यों की संरचना काफी ढीली ढाली है, और इनका महत्व सिर्फ इसलिए है कि ये उपन्यास इतिहास के प्रारंभिक काल में रच गए, न कि इसलिए कि ये विशेष गुणवत्ता धारण। ऐसे कुछ उपन्यास की अगर बात किया जाए, किशोरीलाल गोस्वामी का तारा या बेगम, आदर्श रमणी, मिश्र बंधु का वीरमणि, और बाबू ब्रिजनंदन सहाय का लालची लालचीन। ठीक है, अब प्रेमचंद पूर्व मुख्य उपन्यास के हम देख लेते हैं। प्रेमचंद पूर्व के प्रमुख की बात हम कर लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमें जो लिखना होगा तो हम लिखेंगे भी। ठीक है, परीक्षा गुरु के बारे में अगर हमें कुछ शब्द अपनी भाषा में लिखने हैं तो किस प्रकार से हम लिखेंगे, तो वही चीज़ें यहाँ पे समझने का प्रयास किया गया। ये देख लेते, देखिए, प्रेमचंद्र पूर्व युग में हिंदी उपन्यास की विशिष्ट उपलब्धियों के तौर पर दो उपन्यासों की चर्चा की जा सकती है, परीक्षा गुरु तथा चंद्रकांता। इन दोनों का परिचय नीचे दिया गया है। ये बात करते हैं परिचय की, तो पहला परिचय है परीक्षा गुरु। लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। इस उपन्यास की कहानी दिल्ली के ऐसे कारोबारी व साहूकार लाला मदन लाल की है, जिसे अपने पिता की मेहनत व धीरज से बड़ी दौलत विरासत में, लेकिन वह पश्चिमी आधुनिकता के प्रवाह में पड़कर लगातार अपव्यय के कारण कई तरह के संकटों में फंस जाता है। अंततः वह अपने बुद्धिमान एवं शिक्षित वकील मित्र लाला बृजकिशोर के प्रयासों से संकटों से उबरता है, और चापलूसी और दुर्व्यसनों से तौबा कर लेता है। ठीक है, यानी उसे मुंह मोड़ लेता है। अब उपन्यास के लाला साहब ऐसे व्यापारी महाजनी संस्कृति के प्रतीक है जो सामंतवादी प्रवृत्तियों से मुक्त नहीं है। उनके चरित्र के माध्यम से दर्शाया गया है कि व्यापार वाणिज्य की ताकतें चापलूसों और सामंती अविवेक से घिरी हैं, और भारत के विकास के लिए उसे ऐसी कुप्रवृत्तियों से मुक्त कराना है। बात करें चौथा पॉइंट की, तो पूंजी का संरक्षण और उसका देश हित में इस्तेमाल
उपन्यास की प्रमुख चिंताओं में शामिल है, लेकिन उसमें उस समय के अंग्रेज उपनिवेशवादियों द्वारा भारतीय पूंजी को विदेश ले जाने की समस्या पर विचार नहीं किया गया है। यह उपन्यास एक बड़ी सीमा है। ठीक है। अब कथा वस्तु, केंद्रीय विचार और चित्रण पद्धति को देखते हुए परीक्षा गुरु को उपन्यास की अपेक्षा उपदेशख्यान कहना अधिक उपयुक्त होगा। ठीक है, उपदेश इसमें ज़्यादा दिए गए हैं। वहीं परीक्षा के रूप में पात्रों के कार्य व्यापार भी विरल है। इस उपन्यास के पात्र कार्यरत कम, वार्तालाप में अधिक संलग्न दिखाई देते हैं। ठीक है, बातचीत ज़्यादा करते हैं। परीक्षा गुरु के पात्र जीते जागते प्राणी न होकर किसी न किसी गुण या दोष के प्रतीक बन गए। ठीक है। अब 7वां पॉइंट है कि परीक्षा गुरु में ऐतिहासिक और दंत कथाओं का भी अधिकता है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि यद्यपि केंद्रीय विचार उसके दृष्टांतीकरण तथा चित्रित जीवन में वैशिष्ट्य के अभाव के कारण परीक्षा गुरु उपदेशाख्यान की श्रेणी में आता है, पर पात्रों और उनके कर्तव्य व्यापारों की यथार्थता, वस्तुशील की नवीनता और भाषा संबंधी यथार्थवादी दृष्टिकोण के कारण यह उपन्यास के अधिक निकट। और ये बात कर लेते हैं चंद्रकांता की। चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित उपन्यास है। इसमें मूलतः एक प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। यह शुद्ध लौकिक प्रेम कहानी है, जिसमें तिलस्मी और अय्यारी के अनेक चमत्कार पाठक को चमत्कृत करते। इस उपन्यास की आधार कथा नौगढ़ के राजा सुरेंद्र सिंह के पुत्र वीरेंद्र सिंह तथा विजयगढ़ के राजा जयसिंह की पुत्री चंद्रकांता के प्रणय यानी विवाह और परिणय की कथा, प्रेम की कथा। वस्तु संगठन में उत्सुकता और कौतूहल की अधिकता, पात्रों के सृजन में विविध क्षेत्रों से उनका चयन, बातचीत के संवाद, चुनार, विजयगढ़, नौगढ़ आदि की नदियों, तालाबों, खोहों, टीलों, खंडहरों, पक्षियों, वृक्षों आदि का चित्रात्मक शैली में प्रकृति चित्र, युगीन परिस्थितियों का अप्रत्यक्ष रूप से अंकन, हिंदी और उर्दू के मेल जोल से बनी बोलचाल की सजीव भाषा का आदर्श चरित्रों की सर्जना द्वारा नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा आदि चंद्रकांता के माध्यम से उपन्यास की कुछ ऐसी कथाएं हैं जो लेखक के जीवन अनुभव, कल्पना की विस्मयकारी उड़ान तथा कथा निर्माण की अद्भुत क्षमता की परिचायक है। ठीक है, तो ये चंद्र विशेषताएं थी जो कि आपको बताया गया। वही बात करें कि वस्तुतः तिलिस्म और अय्यारी के सूत्रों से गुथी हुई प्रेम और रोमांस की यह औपन्यासिक कथा हिंदी के घटना प्रधान रोमांचक उपन्यासों की ऐसी शुभ शुरुआत थी जिसमें असंख्य पाठकों को हिंदी भाषा का प्रेमी बना दिया और हिंदी उपन्यास को दृढ़ आधारशिला प्रदान की। अब बात करते हैं कि प्रेमचंद्र युगीन उपन्यास। देखिए, प्रेमचंद्र का आगमन हिंदी उपन्यास के इतिहास में युगांतकारी घटना। प्रेमचंद से पूर्व जो उपन्यास लिखे जा रहे थे वे अपने बाहरी ढांचों में तो उपन्यास थे, किंतु औपन्यासिक तत्वों और यथार्थवादी दृष्टिकोण के नजरिए से बेहद अविकसित थे। अभी तक के उपन्यास न तो समाज का चित्र बन सके थे और न ही महाकाव्यात्मकता का स्तर छू सके और न ही शिल्प की दृष्टि से प्रयोगधर्मी हो पाया था। प्रेमचंद ने सिर्फ 20 वर्षों के अपने लेखन काल में हिंदी उपन्यास परंपरा में आमूलचूल परिवर्तन किया और देखते ही देखते हिंदी उपन्यास समाज का जीवंत दस्तावेज बन। पश्चिम में जो संक्रमण काल लगभग 125 वर्षों में फैला हुआ था वह हिंदी में सिर्फ 35 वर्षों में पूरा हो गया तथा इसके सबसे बड़ा कारण प्रेमचंद का आगमन। प्रेमचंद ने 1916 में 1916 से 1936 तक के लेखन कार्य किया और प्रारंभिक समय में वे नवाब राय के नाम से लिखते रहे। ठीक है, प्रेमा व वरदान इसी काल के उपन्यास है जब वे नवाब राय के नाम से लिखते। इसके बाद उन्होंने बहुत से प्रसिद्ध उपन्यास लिखे जैसे सेवा सदन, निर्मला, कायाकल्प, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, गबन, कर्मभूमि और
गोदान उनका अंतिम पूर्ण उपन्यास है जो 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसके पश्चात उन्होंने मंगल सूत्र लिखना शुरू किया, किंतु उन्हें पूरा करने से पूर्व ही उनकी जो है वो मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे प्रेमचंद्र के प्रमुख उपन्यासों का परिचय हम यहाँ पे देखेंगे। इसको हम अगले वीडियो में हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कवर करने की। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, अगला वीडियो हमारा जल्दी आएगा। थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।